Hello everyone, welcome to Zen Study. I am Naval and today we are going to discuss one very important topic. The topic is, are fundamental rights absolute और sacrosanct? मतलब क्या फंडामेंटल राइट्स हर कंडीशन में वैलिड होंगे और अगर होंगे तो व्हाट आर द रीजन एंड how fundamental rights are dissolved or suspended in some extraordinary circumstances. We are going to discuss all these things in this class. So friends, first of all, we need to understand what are fundamental rights and why these are called fundamentals. As we know, Article 12 to 35 of Part 3 of the Indian Constitution define fundamental rights. But why these are called fundamental rights? These are called fundamental rights because they can be enforced by the court of laws, which means अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए। जो नॉर्मली लीगल राइट्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो भी एक राइट ही है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बिकॉज दे कांट बी एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं और वो रिट इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू होता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, वो 4 फॉर्म्स का होता है। ठीक है, मैं अपनी अगली आने वाली क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है। तो ये नॉर्मल लीगल राइट से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज दे कैन बी इन्फोर्स्ड इफ वायलेटेड बाय एनी मीन्स। ओके, सो वी नो दैट आर्टिकल 12 to 35 of part 3 of Indian Constitution defines fundamental rights. Okay, and they can be enforced by Supreme Court or High Court through writ petition. And through writ petition, Supreme Court enforces fundamental rights. These we know. Okay, but we also need to know how many fundamental rights were initially there in our constitution and what changes it went through in these years in a very brief manner. So initially there were 7 fundamental rights mentioned in the constitution, but 44th constitutional amendment के तहत जो 1978 में हुआ था, right to property was deleted by 44th amendment of 1978. So right now we have only 6 fundamental rights. They are classified according to these articles. So right to equality from 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational rights article 29 to 30, and right to constitutional remedies. This is most important because अगर आपको राइट दे दिया हो और अगर उसको इन्फोर्स करवाने का कोई प्रोसीजर नहीं दिया हो तो उस राइट्स का कोई मतलब बनता नहीं। तो इस राइट के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढ सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपकी किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट इशू करता है, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। सो दीज आर इन ब्रीफ। अगर हम देखेंगे हर एक आर्टिकल जैसे 14, 15, 16, 17, 18, इसमें इसके सब पॉइंट्स मेंशन है, बट यू नीड टू नो अबाउट दिस। ओके, बट यू ऑल्सो नीड टू नो दैट फंडामेंटल राइट्स आर देयर। लेकिन क्या सभी फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल को सेम प्रोवाइड होते हैं? यानी अगर कोई अमेरिकन इंडिया में रह रहा हो और कोई इंडियन सिटीजन हो तो दोनों को सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होंगे? ऑब्वियसली नहीं। सो विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड विच ऑल आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स? इसमें भी आपको एक कंडीशन याद रखना है कि फॉरेनर्स में एनिमी फॉरेनर्स पे को कोई भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं होता, विच मीन्स
कि अगर अभी चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा हो तो चाइना हमारे लिए एक एनिमी फॉरेनर होगा, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स कोई भी उनको अवेलेबल नहीं होगा। ओनली दोज विच आर इन कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ इंडिया दे कैन अवेल सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। सो some rights which are equally available to citizens and foreigners are Article 14, 20, 21, 21A, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27 and 28। ओके, यहां आप देख रहे होंगे आर्टिकल 15, 16, 17 ये मैंने मेंशन नहीं किया है, क्यों? और आर्टिकल 19 इसमें सब 6 पॉइंट्स हैं राइट्स के, वो भी मेंशन नहीं किया है। तो आप जानते हैं कि सर्टेन जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओके, आर्टिकल 16 वो ऑफ कोर्स इंडियंस को ही अवेलेबल होगा, सिटीजन को ही अवेलेबल होगा, कोई फॉरेनर आके यहाँ की सरकारी नौकरी तो नहीं करेगा। तो ऑफ कोर्स दीज आर सम अंडरस्टूड आर्टिकल्स। ओके, here I want to mention one very important topic, one very important article. Article 17 is the only article which is absolute in nature, मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए इंडिया में लेकिन आर्टिकल 17 डिसॉल्व नहीं होगा। विच मीन्स कि अगर इमरजेंसी भी एप्लीकेबल होता है, अगर इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है तो उस कंडीशन में भी आर्टिकल 17 डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज इट्स राइट अगेंस्ट अनटचबिलिटी। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस कांट बी डिसॉल्व। सो अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कभी कि विच आर द ओनली आर्टिकल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज एब्सोल्यूट और सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 17 is the only article which is sacrosanct in nature, which can't be touched. So from इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं इसमें आपको पता ही चल गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट आर्टिकल 13 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, मतलब इन फ्यूचर अगर कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉज बनेगा और अगर उस लॉ में कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो जो प्रोविजन है उसको काट दिया जाएगा और वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज that law is violative of the fundamental rights of the citizen। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 13 में। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज द फंडामेंटल राइट कि आर्टिकल 13 में इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो इसको वायलेट कर रहा हो तो उस लॉ का वो पार्ट जो वायलेटिव इन नेचर होगा वो सस्पेंड हो जाएगा। ओके, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट सर्टेन कंडीशंस आर देयर इन विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो। सर्टेन कंडीशंस आर देयर ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी आपको पता है कि आर्टिकल 352 और 360 के बीच में मेंशन है। 352 इंटरनल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स वायलेटिव होगा। अगर 352 के अकॉर्डिंग इंटरनल इमरजेंसी लगती है, ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स जो है डिसॉल्व हो सकता है बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359, मतलब वो आर्टिकल 359 के अंडर जो उनको पावर है उसको यूज करके इमरजेंसी के तहत सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। ओके,
उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स मेंशन हैं, आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स मेंशन हैं वो इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, सो दीज आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड once emergency is enforced by the president, and under article 359 he took all the powers mentioned under fundamental rights। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी में, बाकी सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा, बट आर्टिकल 20 to 21 सस्पेंड नहीं होगा, बिकॉज इट इज right to life and right to freedom from judicial remedies. Okay, so these two are not suspended, rest everything is suspended during emergency for the greater good of the people only. So this you need to understand, this much you need to understand, and once we begin our classes for fundamental rights and fundamental duties through our course material, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या क्या डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है, और किस किस केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू में स्टडी किया है उसके थ्रू हम इस पॉइंट तक आ गए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर पाएँ कि कौन कौन से कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे वी आर डन, होप यू विल स्टडी वेल, थैंक यू।